हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, ठंड बहुत है। अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी इसी ठंड में है और इसके अगले महीने में आपके बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो ठंड से बच के भी रहना है और अपनी मेहनत पे भी बराबर ध्यान देना है। ठीक है, अब हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा नंबर कवर करते हैं, मतलब अनुवांशिकता वाला चैप्टर। ठीक है, अब इसमें देखो, अनुवांशिकता वाले चैप्टर में से आपके कुल 18 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर कवर करता है। तो अनुवांशिकता वाले चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अनुवांशिकता और विभिन्नताएं, वंशागति का आणविक आधार, ये सब हमको कवर करना है। ठीक है, अब इसमें जो सिंड्रोम है वो भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे। जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, आपका टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, तो ये सीधा सीधा ना पूछ के कभी ट्राइसोमी पूछ देता है, कभी मोनोसोमी पूछ देता है। ठीक है, कभी गुणसूत्र की अधिकता से होने वाले रोग, कभी गुणसूत्र की कमी से होने वाले रोग, दैहिक गुणसूत्र की कमी अधिकता से होने वाले रोग, या लैंगिक गुणसूत्र की कमी अधिकता से होने वाले रोग, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। तो सिर्फ सीधा सीधा नहीं चलना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी रीड करना है। आप जो भी गाइड वगैरह जो भी यूज करते हो उसमें सारे क्वेश्चंस के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, यदि किसी मनुष्य में XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसके शरीर एवं जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये नहीं दिया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसने दे दिया कि यदि किसी मनुष्य में XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसके शरीर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो गुणसूत्र है, जिसमें ट्राइसोमी हो रही है, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है। कौन सा गुणसूत्र बढ़ रहा है? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, XY लिंग गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? मेल में। उसी में एक X गुणसूत्र और ऐड हो गया, ट्राइसोमी हो गई। अब ये वाला जो गुणसूत्र बढ़ने से जो रोग होता है वो क्या होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्य जिनमें उपस्थित है के लक्षण लिखिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण क्लिनफेल्टर सिंड्रोम प्रदर्शित होता है। ऐसे व्यक्तियों में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति के गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह अंड जनन या शुक्र जनन के समय गुणसूत्र वियोजन के कारण होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है ये कैसे हो जाता है। तो देखो, जो लिंग गुणसूत्र है XY, उसमें एक गुणसूत्र और ऐड हो जाता है जिससे इन गुणसूत्रों की ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब ये 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या, जो इनके दैहिक गुणसूत्र हैं, वो आपको पता है कि हर एक व्यक्ति में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। अगर हम जोड़े में बात की जाए तो जोड़े में कितने होते हैं? 22। तो दैहिक गुणसूत्र तो सेम रहेंगे, लेकिन जो एक लिंग गुणसूत्र होता है उसी की संख्या एक ज्यादा हो जाएगी। मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अगर एक ज्यादा हो गया तो कितने हो जाएंगे? 47। अब इस तरह के जो बच्चे आगे चल के विकसित होंगे तो उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए XX और XY, ये नर को भी प्रदर्शित कर रहा है और मादा को भी, इसलिए इसमें नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति बाह्य लक्षणों में पुरुष होते हैं, लेकिन इनके बाह्य जनन अंग अल्प विकसित होते हैं। स्तन स्त्रियों के समान विकसित होते हैं। शरीर पर बाल कम होते हैं। ये व्यक्ति बंध या नपुंसक होते हैं। मतलब अभी हमने बोला कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर काफी लंबा हष्ट पुष्ट होते हैं ये, लेकिन इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं? जो इनमें स्तनों का विकास होगा, स्त्रियों के समान होगा। बाकी बाहरी लक्षण देखने में ये कैसे दिखेंगे? पुरुष के जैसे। ठीक है, शरीर पर बाल, जैसे मेल में बाल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसमें जो ये क्लाइनफिल्टर वाले व्यक्ति होंगे इनमें बालों की संख्या कम होगी। ये व्यक्ति बांध्य, मतलब ये बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं या नपुंसक
होते हैं, ठीक है। मतलब ये आगे इनमें प्रजनन की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस। देखो मैंने बोला था ना कि बायो में नाम चेंज करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस क्या है, इसके प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब देखो बैक क्रॉस क्या है, जब दो जनक आपस में मिलते हैं, माता पिता के युग्मक मिलते हैं तो उनसे संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। और संतानों में माता पिता के लक्षण होते हैं। लेकिन ये जो बैक क्रॉस है इसमें जब संकरण होता है, संकरण मतलब माता पिता के जो लक्षण है वो बच्चों में जाते हैं, फिर बच्चों के लक्षणों से और माता पिता उल्टा, मतलब संतान के लक्षण का क्रॉस किससे करवाया जाए, माता पिता के लक्षणों से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। जब एक संतान का संकरण किसी भी शुद्ध जनक से करवाया जाता है, बता रहे हैं ना संतान का संकरण किससे कराया जाए, जनक से, तो ऐसे क्रॉस को प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। ध्यान रखना, मतलब संतान के लक्षणों का संकरण किससे, जनक से या माता पिता से। डबल ए तथा स्मॉल डबल ए के संकरण के पश्चात संकरण कैपिटल ए स्मॉल ए प्राप्त होता है। अब यदि कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस डबल ए या स्मॉल डबल ए से कराया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, बैक क्रॉस। बोला ना, ये जैसे माता पिता हो गए और ये संतान होगी, तो इसके जो लक्षण है इसका दोबारा से क्रॉस किससे कराया जाए, माता पिता के लक्षणों से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, मतलब दोबारा से उल्टा लौट के अगर क्रॉस हो। प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस का प्रयोग किसी भी लक्षण, यहाँ पे ये है दिया है, क्या दिया है, बैक क्रॉस का प्रयोग किसी भी लक्षण की शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बैक क्रॉस कराने से कुछ ही पीढ़ियों में वो लक्षण शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग की शुद्ध पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस का प्रयोग किया। मतलब ये जो बैक क्रॉस है इसमें लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। जो माता पिता के लक्षण होते हैं जनकों में, फिर नहीं जनक तो माता पिता है ही, जो माता पिता के लक्षण होते हैं, जनक के लक्षण होते हैं संतान में, संतान के लक्षण फिर से किससे संकरण कराया जाता है, माता पिता के लक्षणों से। तो जो अगली पीढ़ी में संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, शुद्ध, ठीक है। माता पिता के ही लक्षण अगली से अगली पीढ़ी में जाते जाएंगे। तो मेंडल ने क्या बोला कि अगर हम इस तरह से बैक क्रॉस करवाते हैं तो इसमें से लक्षणों की शुद्धता आगे अगली पीढ़ी में भी बनी रहती है, वो लक्षण इधर उधर नहीं जाते, जनक से बच्चों में, बच्चों के लक्षणों का फिर से माता पिता के लक्षणों से क्रॉस करवाया जाए तो जो अगली पीढ़ी उत्पन्न होगी उसमें भी जनक के ही लक्षण उसमें भी प्रकट होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। हीमोफीलिया को रुधिरस्रावी रोग क्यों कहते हैं। हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया आपको पता है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें रक्त स्राव एक बार शुरू हो जाता है तो वो बंद नहीं होता, लगभग 1 घंटे 2 घंटे। वैसे अगर कहीं चोट लग जाए तो जो रक्त का स्राव है वो लगभग 3 से 4 मिनट में बंद हो जाता है, क्लॉटिंग होने लगती है ब्लड की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जिसको हीमोफीलिया होती है रक्त निकलना शुरू हो जाता है तो वो निकलता रहता है लगभग 1 घंटे 2 घंटे। तो इसी कारण इसे रुधिर स्राव रोग भी, रुधिर निकलता है बहता रहता है, इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, रुधिर स्राव, या इसे ही क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। इसकी वंशागति वाहक माता से पुत्रों में होती है। ध्यान रखना, वाहक माता मतलब इसका जो रोग का जीन है, जैसे आपका ये XX है तो ये जो माता का एक X गुणसूत्र है इसमें इस रोग के जीन पाए जाते हैं। यह रोग पिता से पुत्र और पुत्रियों दोनों में पहुंचता है। स्त्रियों के रोगग्रस्त होने की संभावना 20% होती है। वाहक माता और हीमोफीलिया से ग्रस्त पिता से यह रोग पुत्री में पहुंचता है। वाहक का काम ले जाने का काम, फैलाने का काम कौन करती है, माता। लेकिन ये जो पूरी तरह से प्रभावित करता है वो किसको करता है, पिता में जो X गुणसूत्र होता है इसको प्रभावित करता है, ठीक है। स्त्रियां सिर्फ वाहक का काम करती हैं और जो संक्रमण होता है, जो रोग होता है वो किसमें होता है,
पिता के एक्स गुणसूत्र में, और जब ये एक्स गुणसूत्र आगे चल के संतान उत्पन्न करने में योगदान देता है तो पुत्रों में इस रोग के फैलने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि पुत्रियों में इस रोग के फैलने की संभावना कम होती है। ठीक है, पुत्रियां हमेशा मैक्सिमम वाहक का ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।